हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड उसके जो कन्वेंशंस जो जनरली उसको अटेंड करने का, उसको रिकॉर्ड करने का जो मेथड होता है, वे ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज कन्वेंशंस एंड उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले। तो यहाँ पर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये है ना कम्युनिकेट करने का जरिया है, ये कम्युनिकेट करने का जरिया है। द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का रिजल्ट है कि भाई बिजनेस पास है क्या फेल है, उसका जो उसको कम्युनिकेट करने का, उसको सामने रखने का ये जरिया है बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टीज जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन एंड कनेक्टेड विद बिजनेस, और बिजनेस से ये कनेक्टेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको कम्युनिकेट करने का जरिया है अकाउंटिंग। नेमली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पार्टीज बोले तो कौन, तो द ओनर्स जानना चाहता है भाई उसकी बिजनेस की पोजीशन, उसकी सिचुएशन, उसका स्टेटस क्या है। देन क्रेडिटर्स जानना चाहता है कि भाई बिजनेस में जिसको मैंने उधार में माल दिया है वो फर्म कहाँ पे स्टैंड करती है मार्केट में। देन इन्वेस्टर जो है ना पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो जानना चाहता है पोजीशन बिजनेस की। देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके यहाँ से लोन वगैरह लिया हो, एंड गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज जहाँ पे है ना इनको टैक्स चुकाना हो बिजनेस को, तो ये सब है ना जो है वो इंटरेस्टेड लोग हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज है जो जानना चाहते हैं बिजनेस का के जो ऑपरेशंस है उनका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हैंस इट इज राइटली कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज राइटली कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम भाषा, बिजनेस की भाषा बोल सकते हैं कि हाँ अकाउंटिंग मतलब ये बिजनेस की भाषा है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस, ये खाली बिजनेस से ही एसोसिएट नहीं करता है, इट इज नॉट एसोसिएटिंग विद द ओनली बिजनेस बट ऑल्सो विथ एवरीबडी, जब ये है ना बाकी सबके साथ भी एसोसिएट करता है। हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग, जो है ना इंटरेस्ट रखता है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करना चाहता है, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मतलब मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स है, जो बनाना चाहता है, तो वो सब लोगों के लिए अकाउंटिंग है। जैसे कि घर में आपके मंथली कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है, जनरेट हो रहा है, सैलरी कितनी आ रही है, उसमें से कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो इनकम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक जनरल इंडिविजुअल भी उसे रिकॉर्ड कर सकता है, नॉट ओनली बिजनेस, इवन इंडिविजुअल बंदा भी उसे रिकॉर्ड कर सकता है। तो जनरली द टर्म अकाउंटिंग, इसीलिए जनरली हम बोलेंगे कि जो टर्म अकाउंटिंग है इट रिफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंस मतलब मॉनेटरी मनी रिलेटेड, तो यहाँ पर ये मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंडर में। ना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है, तो इट इज एन आर्ट, जैसे हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग स्टडी कर चुके हैं पहले ही कि ये एक आर्ट है, एक तरीका है, एक आर्ट है, एक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है, जहाँ पे है ना हम सेग्रीगेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, एंड समराइज करते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनके समरी हम फाइंड आउट करते हैं बिजनेस कंसर्न की इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सही तरीके से, सही ढंग से, मतलब एक प्रॉपर कन्वेंशन में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस कंसर्न इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है इसकी वजह से जो है ना बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका जो रिकॉर्ड मिलता है वो ट्रूथफुल रिकॉर्ड होता है, वो रिलायबल रिकॉर्ड होता है, ट्रूथफुल रिकॉर्ड होता है। देन यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन, मतलब अगर मान लीजिए अलग अलग फर्म की अगर सामने फाइल रखी जा रही है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखा जा रहा है, तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि सपोज कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तो अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कंपैरेटिव स्टडी के लिए, तो वहां पर हम उसमें यूनिफॉर्मिटी पाएंगे उसके प्रेजेंटेशन में. सो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन. देन जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे जो इसको जो मेजर किया जाता है बिजनेस को की पोजीशन को जो हम मेजर करते हैं, तो वो इट इज डिपेंडेंट ऑन जनरली एक्सेप्टेड बेसिस, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. जैसे ग्रामर कैसे, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, तो यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेबल है, तो उसी तरीके से जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. तो जनरली एक्सेप्टेबल फाउंडेशन पे ही, बेसिस पे ही इसका मेजरमेंट होता है. देन प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल, ये जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस सिचुएशन की, बिजनेस के ऑपरेशंस का जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है, सबको एक ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. देन वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, इसमें जो भी कंडीशंस है हम अप्लाई करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, वो वैलिड एंड अप्रोप्रिएट होते हैं. जिसको ट्रूथफुलनेस होता है उसमें रिलायबिलिटी होती है. देन आगे यहाँ पे ना सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर एज फॉलोज. तो ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो अराउंड हम लोग हमारे सिलेबस में 12 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो 12 कॉन्सेप्ट्स हमको स्टडी करने हैं. तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट 4 कॉन्सेप्ट्स आज कवर अप कर लेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे, अदरवाइज नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस एंटिटी. जब हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी की, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है. तो दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज, ये कॉन्सेप्ट है ना एक्सप्लेन करता है, इम्प्लाई करता है दैट अ बिजनेस यूनिट है ना वो अपने मालिक से अलग है, इट इज सेपरेट. इन जनरल अगर सिंपल शब्दों में गए तो बिजनेस यूनिट इज हैविंग इंडिपेंडेंट उसकी आइडेंटिटी होती है. तो दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. ये डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, डिफरेंट है फ्रॉम द ओनर अलग एंड बिजनेस अलग, ऐसे माना जाता है, क्योंकि ये लीगल एंटिटी होता है. बिजनेस है वो लीगल एंटिटी है. तो यहाँ पर दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, मतलब इसको ये बिजनेस एंटिटी क्या है, ये अलग होता है, ओनर से अलग होता है, और जो ओनर होता है वो क्या करता है, वो बिजनेस को कैपिटल सप्लाई करता है. कैपिटल मतलब जैसे हम ऑलरेडी ये टर्म स्टडी कर चुके हैं, कैपिटल मतलब फाइनेंस, फंडिंग करता है, बिजनेस को फाइनेंस देता है, प्रोवाइड करता है बिजनेस रन करने के लिए. Now, based on this concept, accounts are prepared from. तो इसीलिए जब accounts हम प्रिपेयर करते हैं तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है. ये ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ हैज द बिजनेस इज लायबल टू द ओनर, ये हाँ टू द ओनर फॉर कैपिटल. बिजनेस की जवाबदारी है, बिजनेस अकाउंटेबल है किसके लिए, जो ओनर उसको कैपिटल देता है, कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को, उसके लिए वो जवाबदार है, वो लायबल है, ही इज अकाउंटेबल. टुमारो ही हैज टू रिटर्न, लाइक इट इज लाइक ही हैज टू गिव रिटर्न ऑन द कैपिटल टू हिज ओनर, ऐसा है. देन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बोलेंगे ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस. इसीलिए हम बोलेंगे कि खाली जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं. ओनली एंड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. whatever personal transactions of the owner की जो personal transactions है those are not recorded in the books of accounts of business, but their transactions with the business, अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के साथ हुआ है, पर्सनल ट्रांजेक्शन जो है ओनर का वो बिजनेस के साथ हुआ है, सच एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है बिजनेस को, और कैश विड्रॉ किया है मान लीजिए बिजनेस से, किसने, ओनर ने अगर कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से, या फिर है ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा उसको बिजनेस रन करने के लिए. सो अगर वो कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करता है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो इस केस में हम है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका रिकॉर्ड रखते हैं, ये रिकॉर्ड किया जाएगा. नाउ इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि द बिजनेस इटसेल्फ ओन एसेट्स, मतलब बिजनेस खुद ही है ना मालिक होता है, ओन करता है एसेट्स, एंड ओज लायबिलिटीज के लिए भी वो जवाबदार होता है, एंड एसेट्स भी वो खुद ही ओन करता है, बिकॉज बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी करके हम मानते हैं, इट्स अ सेपरेट एंटिटी. नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए
हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस ऑफिस, आधी बिल्डिंग है वो बिजनेस ऑफिस के लिए यूज हो रही है, एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के खुद को रहने के लिए वो यूज कर रहा है। तो आधी बिल्डिंग है वो बिजनेस ऑफिस के लिए यूज हो रही है, और आधी है ना वो प्रोप्राइटर रहने के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, इसका मतलब। एंड अगर इस केस में इफ द टोटल रेंट, यहाँ पे इफ होना चाहिए, इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000, अगर बिल्डिंग का टोटल रेंट है ना 50,000 है, देन ओनली 25,000, तो खाली एंड खाली ओनली 25,000 विल डिडक्टेड एज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो ये जो प्रोप्राइटर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसमें से है ना फिर 25,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि वो रेंट का पे उसने पर्सनल यूज के लिए जो किया है आधी बिल्डिंग का यूज, तो वो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस को उसने जो दिया है उसमें से ही वो फिर माइनस होना चाहिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। आगे मूव करते हैं सेकेंड, मनी मेजरमेंट पे। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? तो दिस इम्प्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन, खाली वो ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम है ना मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खाली मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शंस एक्सप्रेस्ड इन मनी, जो कि है ना मनी में के उसमें एक्सप्रेस किए हुए ट्रांजेक्शन है, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड। एंड द रूलिंग करेंसी, और जो पर्टिकुलर कंट्री की जो रूलिंग करेंसी होती है, जैसे इंडिया का रुपी है, एंड यूएसए का डॉलर है, एंड यूके का पॉन्ड है, तो इस तरीके से अ कंट्री इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। तो जो है ना पर्टिकुलर कंट्री का जो रूलिंग करेंसी होता है वो ही हम है ना अकाउंटिंग यूनिट्स को अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी, जो ट्रांजेक्शन्स में मनी वाली बात नहीं आती, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशंस इन द वर्क प्लेस। अरे भाई वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस का क्या लेना देना, यहाँ पे कोई पैसे वाला ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, ना पैसे का लेना ना पैसे का देना, तो यहाँ पे जो कंडीशंस है मतलब वर्किंग कंडीशंस, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए ना एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, तो स्ट्राइक यहाँ पे ना भले नुकसान हो रहा है फर्म को, स्ट्राइक करने पे उसका प्रोडक्शन वर्क स्टॉप हो गया है, उसका कार्य जो है काम काज है वो कम बंद हो गया, लेकिन है ना ये स्ट्राइक ऑफ बाय एम्प्लॉयज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है अपना काम करवा के ले लेने में, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको मनी टर्म में हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, सो इट विल नॉट बी recorded in the books of account as they cannot be expressed in the terms of money. Now it helps in understanding of the state of affairs of the business की जो condition है वो जो transactions of the business है उसको understand करने में help करता है। as money serves as a कॉमन मेजर, ये कॉमन मेजर के रूप में हम यूज लेते हैं राइट, बाइंग एंड सेलिंग के लिए, बाय मींस ऑफ हेट्रोजीनियस फैक्ट्स, बहुत सारे हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट जो होमोजीनियस नहीं है, वो जो सेम नहीं है, अलाइक नहीं है, हेट्रोजीनियस है, अनलाइक जो फैक्ट्स है उनका वो ट्रांजेक्शन्स को कवर अप करने के लिए जहाँ पर है ना कॉमन मेजर यूज किया जाता है मनी, तो वो ही उसको ही फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए मनी सर्व करता है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, it is a medium of exchange, so we record only money transactions, money related transactions in the books of accounts, monetary transactions ही हम record करते हैं। Now for example if a business, मान लीजिए अगर business ने 5 कंप्यूटर्स परचेज किए, हैज 5 कंप्यूटर्स, बिजनेस के पास 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल्स है, 3 चेयर्स है, द एसेट्स कैन नॉट बी एडेड, हम एसेट्स को ऐड कर जैसे 5 + 2 7, 7 + 3 10, हम 10 करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 10 एसेट्स आर देयर टू गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, हम वैसे नहीं रिकॉर्ड करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमको क्या रिकॉर्ड करना रहता है, अनलेस दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, हमको उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है कि भाई 5 कंप्यूटर्स का कॉस्ट क्या है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, वो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2 टेबल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टेबल्स, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, what is the rate of 3 chairs, what amount paid for the 3 chairs, so that will be recorded in the
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए हम जो मनी मेजरमेंट है, द थिंग्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ इसका। देन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसको जो परचेस करने के समय पे कितना कॉस्टिंग गया उसका, वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, मतलब एक्वायरिंग, जब हम बाय करते हैं, परचेस करते हैं, एक्वायर करते हैं किसी एसेट को, वो उसका अमाउंट है ना हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये बेस हो जाएगा, ये फाउंडेशन हो जाएगा आगे जितने भी अकाउंटिंग हमको रिकॉर्ड करनी है फॉर फर्दर अकाउंटिंग। सो इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट एसेट विल ऑलवेज बी एट द सेम कॉस्ट, कि एसेट हमेशा सेम कॉस्ट पे रहेगा, ऐसा थोड़ा। उसकी वैल्यू भी तो डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर यूज, हम उसको यूज करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो इट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। जब हम इसे परचेज करते हैं उस समय इसको हम इसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस, बाद में वो सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड होते जाते हैं इन द बुक वैल्यू, इन इट्स बुक वैल्यू में रिडक्शन आता है ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट, depreciation, why depreciation is charged? Because of the wear and tear. When we use, when the particular suppose asset becomes outdated, then its value get decreased. तो उसी की वजह से हमको उसको उसकी जो बुक वैल्यू वो डिक्रीज होते जाती है, मतलब हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बोला है फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इज परचेज फॉर रुपीज 3 lakhs, 3 lakhs का फर्नीचर परचेस हुआ एंड सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने सेम कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिया बुक्स में, लेकिन इन केस मान लीजिए उसकी मार्केट वैल्यू 1 lakh आ जाती है, उसका रेट है वो डाउन हो जाता है, इट गोज डाउन, द वैल्यू गोज डाउन। और जैसे मैंने आपसे कहा कभी कभी वेयर एंड टेयर की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से, ड्यू टू द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है, फिर उस पर और रुपीज 1,50,000 हो जाता है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। हम उसके सेम कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट इज व्हाट, मार्केट वैल्यू से नहीं, जब हमको एक्वायरिंग कॉस्ट है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंड देन इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग ईयर बाय ईयर, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होते रहता है। नाउ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूटी, जहाँ पे ना विदाउट द लैप्स कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द बिजनेस। तो एक बार अगर कोई पॉलिसी, कोई सिस्टम, कोई मेथड एडॉप्ट किया है अगर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए बिजनेस ने, तो बिजनेस हैज टू फॉलो दैट अकाउंटिंग मेथड। इफ देयर इज एनी चेंजेस टेक्स प्लेस, तो उसको फिर उसको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है, एक नोट लिखते हुए, फुट नोट लिखना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे एनी बिजनेस, एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द बिजनेस, पूरे बिजनेस के दौरान पे। एंड इट नीड नॉट बी चेंज जनरली अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि उसको चेंज करना पड़े, जो एडॉप्शन है, पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहे हैं हम, वो पॉलिसी हमको चेंज करनी पड़े, उसका सिस्टम मैनर चेंज करना पड़े, तब तक हमको उसी को फॉलो करना है। अगर हमको उसको चेंज करना पड़ा किसी भी कारण से, टू इम्प्रूव द न्यू टेक्निक, अगर हमको स्टॉप करना पड़ा, तो दैट शुड बी डिस्क्लोज विद अ नोट। हमें एक फुट नोट निकला होगा, इसके बैलेंस शीट के अंडर में हम फुट नोट देते हैं कि वाई वी हैव चेंज द पर्टिकुलर मेथड करके। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के भी मेथड होते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड होते हैं जो है ना आप यहाँ पे 11th में सीखने वाले हो। ये काफ़ी डीपली इसका पर्टिकुलर इंडिपेंडेंटली इसका एक सिंगल चैप्टर है जिसमें आप इसके मेथड सीखने वाले हो। तो उसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो अगर मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि अ कंपनी अडॉप्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कंपनी ने ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना फॉलो किया है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ऑन फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। फ्रॉम द बिगनिंग से उसने कौन सा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज किया है
टिल द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, तो टिल लास्ट तक उसने यही फॉलो करना है उसको। अगर उसमें वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करने के लिए लाता है तो उसको वो है ना नोट लिखना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वाई द चेंजेस आर ब्रॉट करके। तो इस तरीके से उसको दिखाना पड़ता है फिर बिजनेस को। तो कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। हमें आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके रिमेनिंग जो 7 कॉन्सेप्ट्स है, 6 कॉन्सेप्ट्स है कि 7 है, आई गेस 8 कॉन्सेप्ट्स है, वो हम कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियोस देखते रहना है। बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, इको, ओसी, एसपी एंड मैथ्स का भी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है। स्लोली आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वीडियोस फॉर यू ऑल। और आपको अपना नोटबुक बनाना है एंड नोट डाउन करने हैं पॉइंट्स एंड अपने सेल्फ स्टडीज भी करते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, share and subscribe the channel. God bless you all dear students.